चलिए फिर, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है। ये आपका 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरा नाम तुषार देव है, ठीक है। मैं लेक्चरर हूँ आपके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। तो मैं आपका ये क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन ये सब्जेक्ट लूंगा, ठीक है। चलिए, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन है क्या? सबसे पहले बात देखिए, आपने 3rd सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या था आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या पढ़ा? ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि ब्रिक्स क्या होती है, ठीक है। कंक्रीट क्या होता है, ठीक है। कंक्रीट क्या होता है, आरसीसी क्या होती है, ठीक है। सीमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। अब हमारी ये सब तो पढ़ लिया हमने, हमने ये भी समझ लिया कि इन सब के क्वालिटीज क्या है, इन सब के फंक्शंस क्या है, ठीक है। ये सब हमें पता चल गया। अब हमें ये भी पता करना है कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें कितना ब्रिक्स लगेगा, कितना कंक्रीट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, ठीक है। क्योंकि इन सब की भी क्या होती है, कॉस्ट होती है, ठीक है। तो कॉस्ट के बिना, पैसों के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें यही पता लगाना होता है, ठीक है। समझ लीजिए आप कल को किसी कंपनी में है, किसी गवर्नमेंट में अगर आप है, ठीक है, आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग के लिए कितना ब्रिक्स लगेगा, कितना कंक्रीट लगेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसका हमें क्वांटिटी पता होना चाहिए कि हाँ इतना क्वांटिटी इस्तेमाल होगा उस बिल्डिंग को बनाने में, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, ठीक है, कितना पैसा है कंपनी के पास, ठीक है, और वो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्वांटिटी सर्वेइंग, ठीक है। पहले हम इस पार्ट स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी सर्वेइंग, ठीक है। हमें मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए कि कितना मटेरियल हमारा लग रहा है, ठीक है। मटेरियल की क्या चाहिए हमें, क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग कुछ नहीं है बट इसका दूसरा दूसरा शब्द होता है एस्टिमेशन, ठीक है। क्योंकि आप मटेरियल्स को एस्टिमेट कर रहे हो कि कितना उसका क्वांटिटी लगने वाला है, क्वांटिटी एज वेल एज उसका कॉस्ट, ठीक है। तो इसी को हम एस्टिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने गूगल क्लासरूम पे जो मैंने आपको 2 बुक्स बताई थी, दोनों बुक्स में ही आपका, एक बुक है आपका बीएन दत्ता का, ठीक है, एक बुक है आपका बीएन दत्ता का, ठीक है। उसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। या तो आप बीएन दत्ता वाली बुक लीजिए, ठीक है। और एक बुक है आपकी ए के उपाध्याय की, जो मैंने दो दो बुक बताई थी, ठीक है। वैसे आपके कॉलेज में ए के उपाध्याय फॉलो हो रहा था, ठीक है। पहले भी जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनने ए के उपाध्याय से पढ़ाई की थी, ठीक है। तो आप ए के उपाध्याय को पढ़िए, ठीक है। उसका भी बुक है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन का, ठीक है। तो दोनों ही में से कोई बुक ले लीजिए आप, ठीक है। दोनों में ही मतलब ऑलमोस्ट कंटेंट सेम ही है आपका। कभी अगर एक के उपाध्याय में डाउट आता है तो आप बीएन दत्ता को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीएन दत्ता ने अपने आंसर्स को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन आपको एक ही उपाध्याय में नहीं मिलती है, जब भी कोई डाउट आता है आप बीएन दत्ता को भी रिफर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही अमेजोन पे अवेलेबल है, बाकी आप कॉलेज की लाइब्रेरी से भी इशू करा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपका CE 443 है, आप लोग अपने किताब लेके बैठिएगा, ठीक है। जो भी मैंने बुक बोली है, बाकी एक नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि आप नोट्स बनाते रहे इसके साथ। बाकी इस पीपीटी का आपको पीडीएफ क्लास के एंड में मिल जाएगा, प्लस जो अभी क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लाइव क्लास को अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास में जितने ही बच्चे अभी आए हैं इन सबका अटेंडेंस लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जिस भी अकाउंट से आप जूम क्लास पे आते हैं उस पर आपका सही नाम लिखा हो, ठीक है, वरना अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी। और गूगल क्लासरूम में भी जो भी बच्चे हैं अपने अपने नाम को बिल्कुल सही लिखना, जो आपने पूछा में जिससे आप आए हो, एडमिशन आपने लिया है, ठीक है। अपना नाम बिल्कुल सही लिखना है यहाँ पे, अटेंडेंस लगेगी आपकी, ठीक है, रेगुलरली अटेंडेंस लगेगी आपकी, ठीक है। इसके हिसाब से आपको पता ही है मार्क्स मिलते हैं लास्ट में, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्वेइंग, मैंने बताया था क्वांटिटी सर्वेइंग का दूसरा नाम क्या होता है, एस्टिमेशन। दोनों ही नाम लिखा है इसलिए क्योंकि आप जब बुक्स को रिफर करेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमने पढ़ी है क्वांटिटी सर्वेइंग पर बुक है एस्टिमेशन की, ठीक है। दोनों मोर और लेस सेम ही चीज है, ठीक है। चलिए, इन द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंटेन्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, ठीक है। चलिए,
सबसे पहली बात प्लान, ठीक है, हमें प्लान करते हैं कि कहाँ पर हमें ये बिल्डिंग बनानी है, कितना एरिया वो लेगा, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसके आसपास के रोड्स क्या है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग, मतलब प्लान्स की ड्राइंग बनाएंगे हम। आपने सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी थी, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग प्लान, सेक्शन एलिवेशन, आपको सेक्शन एलिवेशन पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। ठीक है संजीव साहब, आप अपना ट्राई कीजिएगा, कम से कम गूगल क्लासरूम में आपका नाम संजीव कुमार ही हो, ठीक है ना। ये आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये सब भी सेव होता है सूट पे, ठीक है। तो अगर किसी को अपने नाम में कोई लग रहा है कि यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बोल देना, मैं टेक्स्ट में देख लूंगा, ठीक है। जो भी अगर आप देखते हैं सब रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, उस बिना पे भी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिर, तो आपको आपको सबसे पहली बात तो ये तो पता है ना, प्लान क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है। प्लान, सेक्शन, ठीक है, और एलिवेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज आपने सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये आपको तीनों चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी आप, जब आपको कोई ड्राइंग दिया जाएगा उसका एस्टिमेशन करने के लिए क्वांटिटीज का, तभी आप उसको ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। प्लान कुछ नहीं होता, मोटा मोटा बताता हूँ। प्लान जो आप ऊपर से देखते हो, समझ लीजिए कोई चिड़िया हुआ, ठीक है, कोई चिड़िया हो और ऊपर से देख रहे हो आप बिल्डिंग को, ठीक है, तो कैसा दिखता है वो ऊपर से, ठीक है, वो है आपका प्लान, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन क्या है, अगर कोई बिल्डिंग है, उसको आप साइड से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो बिल्डिंग को, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हो तो वो बिल्डिंग आपको कैसी दिखती है, ठीक है। कोई बिल्डिंग है दिखेगी आपको साइड से, ऐसे दिखेगी, खिड़कियां होंगी कुछ फ्लोर्स पे, तो ये आपको एलिवेशन हो गया आपकी बिल्डिंग का। इसी बिल्डिंग को आप ऊपर से चिड़िया बन के देखोगे तो कैसे दिखेगा आपको, आपको सिर्फ एक छत दिखेगी, ठीक है ना। तो ये प्लान होता है और ये आपका एलिवेशन होता है, ठीक है। बाकी आपको अगर डाउट है तो अपने सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के उसको रिवाइज करना, बाकी गूगल पे आप कभी भी करेंगे प्लान एंड एलिवेशन डिफरेंस ऑफ अ बिल्डिंग, आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनको समझेंगे नहीं तो आप जो भी क्वेश्चन दिया होगा किसी बिल्डिंग का, उसके प्लान और एलिवेशन को ढंग से समझ नहीं पाएंगे आप, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एस्टिमेशन, सबसे पहले बार प्लान कर लिया हमने, प्लान कर ली कि भाई ये बिल्डिंग बनानी है हमको, हमने ड्राइंग बना ली है उसका कि भाई कितने रूम्स चाहिए, कितने कमरे चाहिए, क्या क्या चाहिए उसके अंदर, कहाँ कहाँ दीवारें होंगी, कितना अंदर फाउंडेशन होगा, सब कुछ हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एस्टिमेशन, ठीक है, ये है हमारा स्टेप, ठीक है। ये है हमारा स्टेप, ये वाला स्टेप आप ऑलरेडी कर चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आप जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते थे, उसमें आपने जो चीज सीखी है वो आपकी प्लान बनाने में यूज होती है, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप पे हैं, ठीक है, एस्टिमेशन। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा कंक्रीट कितना लगने वाला है, ब्रिक्स कितने लगेंगे हमारे, ठीक है, और भी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं वो सब कितना लगने वाला है, वो सब हमें आप एस्टिमेट करना है, ठीक है। हमें क्या करेंगे, हमें कोई डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग दे देगा, ठीक है, बोलेगा कि देखो भाई ये बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इतने विंडोज हैं, यहाँ पे दरवाजा है, ठीक है, इतना फाउंडेशन नीचे जा रहा है इसका, ठीक है। तो बोलेगा अब बताओ भाई यहाँ पर हमारा कंक्रीट कितना लगेगा, ब्रिक कितना लगेगा, सब कुछ बताओ उनको, ठीक है। तो वो वाला है हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन, मतलब कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, सीमेंट कैसे डालना है, सीमेंट की वर्केबिलिटी वगैरह, ये सब आप सीखेंगे सेमेस्टर में, ठीक है। जो आप लोग आपने फर्स्ट 3 सेमेस्टर में प्लान के बारे में सीखा है, अब इस सेमेस्टर में हम सीखेंगे एस्टिमेशन, और फिर सेमेस्टर में आपका आरसीसी वगैरह आएगा, उसमें हम समझेंगे कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया कैसे जाता है, ठीक है। तो अभी हम सेकेंड स्टेप पे हैं, ठीक है। चलिए, तो execution, it is a estimation is preparation of an estimate is for arriving at the cost of the structure, ठीक है, स्ट्रक्चर कितना पैसा लगेगा, टू वेरीफाई द अवेलेबल फंड, मतलब आपके गवर्नमेंट के पास या आपकी कंपनी के पास इतने फंड्स है भी कि नहीं जो बिल्डिंग बना सके, और टू प्रोक्योर द रिक्वायर्ड फंड, ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो कहाँ से लोन ले, कहाँ से हम पैसे उठाएं ताकि हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूशन, मतलब कंस्ट्रक्शन, इट इज द ग्राउंडिंग ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर, मतलब प्लान किया, एस्टिमेट किया, उसके बाद उसको ग्राउंड पे बनाने का प्रक्रिया जो होता है, बनाने का जो स्टेप होता है वो होता है एग्जीक्यूशन। फॉर कंस्ट्रक्शन एज पर दी प्रोविजन कंटेन्ड इन ड्राइंग्स एंड एस्टिमेशन, मतलब ड्राइंग्स में और एस्टिमेशन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इन शॉर्ट, द प्लान्स कंटेन द साइज ऑफ रूम्स एंड डायमेंशन ऑफ द वर्क, एंड एस्टिमेट कंटेन्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी एस्पेक्ट, ठीक है। समझ गए, प्लान्स क्या बताएगा कि भाई हमें 6x8 या 4x9 इतने का रूम चाहिए,
ठीक है, ये बता दिया हमें प्लान ने। उसके बाद एस्टिमेट क्या बताएगा कि यार 4x6 या फिर 6x8 या 8x10 का जो रूम बनाना है, उसके लिए क्वांटिटी लगेगी कितनी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कि कौन से ग्रेड का सीमेंट यूज करना है, कितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए हमें, कौन से ग्रेड का हमें ब्रिक्स यूज करना है। आपने बिल्डिंग का सेक्शन पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, तो वो सब एस्पेक्ट्स भी हम देखते हैं एस्टिमेशन में, क्योंकि देखो जितना अच्छा क्वालिटी होगा मटेरियल का उसका कॉस्ट उतना ज्यादा होगा। तो इसका इसका मतलब है कि एस्टिमेशन में क्वालिटी भी एक रोल प्ले करेगा उसके कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ सचिन भंडारी जी, 3D 2D व्यू आपको बिल्डिंग का बिल्कुल अच्छे से आइडिया लगना चाहिए दिमाग में। ठीक है, जितना इमेजिन करोगे ना उतना ही ये वाला सब्जेक्ट भी इजी होगा। ठीक है, बाकी आप देखोगे इस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े होते हैं, पर आप घबराइएगा नहीं। आपको अगर क्वेश्चन में 25 पार्ट्स हैं तो आपके पेपर में 6 पार्ट्स या एट द मोस्ट 8 पार्ट्स का एस्टिमेशन करने के लिए आएगा। ठीक है, और जितना अच्छा इमेजिनेशन रखोगे अपना उतना ही छोटा क्वेश्चन होता जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी, तो ऑनलाइन में जितने भी डायग्राम्स वगैरह मैं डाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपको इमेजिनेशन कैपेसिटी बढ़े। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। So estimation is the technique of calculating or computing the various quantities and the expected expenditure. ठीक है, क्वांटिटीज अगर हमने डिसाइड कर ली तो मार्केट में उसी क्वांटिटी का कॉस्ट देखो और फिर बताओ कि भाई इतना पैसा लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन पार्ट देखो, कुछ कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देयर आर टू बेसिक पॉइंट्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और वो है क्वांटिटी। द क्वांटिटी एस्पेक्ट इज विद द रेफरेंस टू द मेजरमेंट इन द ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में जो भी आपके रूम्स का साइज है उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी लगने वाली है। ठीक है, पहला स्टेप ये है। दूसरा है क्वालिटी, कि भाई कितना अच्छा आपको ब्रिक्स चाहिए, कितना अच्छा सीमेंट चाहिए, आरसीसी कौन से ग्रेड का चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वर्कमैनशिप एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा आपको उतना ही अच्छा, उतने ही स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। ठीक है, तो जितना किसी वर्कर की स्किल बढ़ेगी उसका कॉस्ट भी तो उतना ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपकी उस हिसाब से भी कॉस्ट एनालाइज होती है। ठीक है, चलिए। तो एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट इज देयरफॉर अ फोरकास्ट। ठीक है, आप जैसे न्यूज में देखते हैं वेदर फोरकास्ट कि आज ठंड पड़ने वाली है, कल गर्मी पड़ने वाली है, कल सर्दी होने वाली है ना, ये सब तो फोरकास्ट करता है वो कि क्या होने वाला है। इसलिए एस्टिमेट भी एक फोरकास्ट है, वो फोरकास्ट करता है कि भाई इतना पैसा लगेगा बिल्डिंग में। ठीक है, पैसा है तो लगाओ, नहीं है तो जुगाड़ करो। ठीक है, तो वही फोरकास्ट करता है, फोरकास्ट ऑफ इट्स प्रोबेबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए। नीड मतलब नीड क्यों पड़ी हमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की, वैसे मैंने बहुत कुछ बताया आपको ऑलरेडी नीड के बारे में, उसी को यहाँ पे आपको टेक्स्ट में मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज टू नो द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, मटेरियल एंड लेबर एंड देयर सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मतलब कहाँ से आएगा, कितना कितना क्वांटिटी लगेगी, ठीक है, कितना मटेरियल लगेगा, लेबर कितना लगेगा, और ये कहाँ से लाएंगे इसको। ठीक है, सीमेंट कहाँ से आएगा, कंक्रीट कहाँ से आएगा, ब्रिक्स कहाँ से आएंगी, लेबर कहाँ से आएगी। ठीक है, ये सब भी प्लानिंग जो होता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग के साथ ही होता है। ठीक है, टू डिसाइड वेदर द प्रपोजल कैन मैच द अवेलेबल फंड्स टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर। मैंने बताया था आपको कि इतने पैसे है भी कि नहीं आपके पास। ठीक है, क्या इतने पैसे है भी आपके पास, तो वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, to obtain the administrative and technical sanction of estimate from the competent authority to release the fund for construction। देखिए, आप जब आगे जाके सिविल इंजीनियरिंग में जॉब करेंगे आपको समझ में आएगा ये थर्ड वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप दिल्ली में कहीं भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो दिल्ली में बहुत सारे अथॉरिटीज है, एमसीडी है, एनडीएमसी है, पोल्यूशन बोर्ड है, ठीक है, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऐसे बहुत सारे अथॉरिटीज हैं जो उस पे आप पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपको इतने पेड़ नहीं काटने, आप बिल्डिंग यहाँ से नहीं बना सकते। ठीक है, अब अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपके आसपास ग्रीनरी इतना ज्यादा ना कम हो जाए। ठीक है, तो वो सब आपको वहां से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे दिल्ली में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली में अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि दिल्ली एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है। ठीक है, दिल्ली में अर्थक्वेक जोन 4 में आता है। ठीक है, जोन 4 मतलब काफी हाई अर्थक्वेक इंटेंसिटी दिल्ली में आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए उसके हिसाब से भी हमें हाइट कम रखनी पड़ती है। प्लस आपका कोई प्लेन जा रहा है, ठीक है, अब कोई प्लेन जा रहा है आपका, तो वो प्लेन टकरा ना जाए इससे। ठीक है, तो आपका अगर एयरपोर्ट के पास बना रहे हो आप कोई बिल्डिंग
तो एयरपोर्ट के पास जो बिल्डिंग होती है उसकी हाइट और भी कम होती है। आप देखेंगे एयरपोर्ट के आसपास बहुत लंबी बिल्डिंग नहीं देखेंगे आप। अगर बहुत लंबी बिल्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन टकरा जाएगा उससे। ठीक है, तो ये चाहते नहीं है हम कि प्लेन टकरा जाए। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, थर्ड पार्टी फैक्टर्स जो हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सब भी एस्टिमेशन कॉस्टिंग में करते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में हम नहीं करते हैं ये सब, पर जब अगर आप रियल जॉब करेंगे तब समझ में आएगा कि ये सब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कि ये अथॉरिटीज वगैरह हमें अप्रूवल इसी बिना पे देते हैं। ठीक है, कितना पेड़ काट रहे हो, कितना पोल्यूशन करने वाले हो आप, ठीक है, कहाँ से बिल्डिंग बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो। अब कल को अगर लाल किले के पास बनाओगे आप बिल्डिंग, तो रेड फोर्ट तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसके आसपास आप बिल्डिंग बनाओगे तो उसके लिए अप्रूवल मिलना और भी मुश्किल हो। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट एरिया है वो, जितना ग्रीनरी है उस एरिया में, और जितना उसके आसपास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उतना ही उसका अप्रूवल मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अप्रूवल सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। ठीक है, एस्टिमेशन तो हम ऐसे ही कर लेंगे, घर में बैठे 2 दिन लगाया, 3 हफ्ते लगाए, 4 हफ्ते लगाए, एस्टिमेशन कर लिया। बट जो थर्ड वाला स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अप्रूवल मिलता है कि नहीं, आपने एस्टिमेशन कर लिया बट आपको बनाने नहीं दे रही है सरकार, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए थर्ड वाला स्टेप सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टू इनवाइट टेंडर्स और कोटेशन बेस्ड ऑन द एस्टिमेट क्वांटिटीज टू इंटरेस्ट ऑफ वर्क फॉर द एग्जीक्यूशन, मतलब टेंडर इनवाइट करते हैं। ठीक है, टेंडर क्या होता है आप बाद में समझेंगे इसको। टेंडर में बस ये होता है कि आप टेंडर में मोटा मोटा हम ये बताते हैं कि हमें ये बिल्डिंग बनानी है, उसमें इतना क्वांटिटी हमारा लगने वाला है, तो आप बताइए, आप अपना कोट कीजिए कि कितना पैसे में आप कर देंगे ये काम। ठीक है, जैसे हमने हमने अपने आप में कुछ कैलकुलेशन कर लिया कि यार कुछ 3 करोड़ का बनने वाला है प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में टेंडर भेज देंगे। टेंडर मतलब इनविटेशन होता है कि आके ये काम करो हमारे लिए। ठीक है, तो जो भी हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट के हिसाब से इनविटेशन देता है, मतलब राजी होता है उतने पैसे में करने के लिए, उसको हम प्रोजेक्ट को अवार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। एस्टिमेट ऑल्सो रिक्वायर टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, मतलब जैसे हमने 3 करोड़ का एस्टिमेशन किया, बट बिल्डिंग में आप देख रहे हो बनते बनते बिल्डिंग में 10 करोड़ लग गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, ज्यादा पैसा वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग करते हैं। जैसे आपको अगर आपकी मम्मी कुछ लेने को भेजती है, ठीक है, बोलती है कि चलो 450 रुपये में आ जाएगा ये, आपको वो दे देंगे 460 रुपए। ठीक है, तो आप ज्यादा खर्चा ना कर दो, इसलिए मम्मी ने पहले ही एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर रखी है कि इतने ही पैसे लगने वाले हैं मेरे, तो मेरा बच्चा ज्यादा खर्चा ना कर दे। तो वही बात है। ठीक है, कंपनी में जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, वो भी समझ लो कंपनी के एक पेरेंट ही है। ठीक है, वो बोलते हैं कंपनी ज्यादा खर्च ना कर दे पैसा, तो इसलिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग करना जरूरी है। ठीक है, ताकि पैसा मोर देन सफिशिएंट पैसा ना खर्चा हो जाए। ठीक है, जितना सफिशिएंट है उतना ही खर्चा हो। ठीक है, एस्टिमेट डिसाइड्स वेदर द प्रपोज प्लान मैचेस द फंड्स अवेलेबल और नॉट। ये तो मैंने बताया था आपको, पैसे है कि नहीं कंपनी के पास, सही पता लगेगा जब आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग करेंगे उसका। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए आप लोग। उसके बाद समझते हैं यूनिट्स। ठीक है, आपका एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड है 1200। ठीक है, उसमें अराउंड 27 to 28 पार्ट्स हैं। ठीक है, सारे पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप जॉब करेंगे ना, तब आपको ये कोड बहुत यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेसेस हैं उसमें कितनी क्वांटिटी लग सकती है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, उसके यूनिट्स क्या है। मतलब आपका जैसे अर्थ वर्क है, आपको मिट्टी खोदनी है, तो मिट्टी खोदेंगे तो मिट्टी को खोदने का मेजरमेंट किस में करेंगे आप। आपको कल किसी ने बोल दिया कि इस लाइन को मेजर कीजिए, तो आप पूछेंगे ना कि यार किस में मेजर करना है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में मेजर करना है। ठीक है, तो वैसे ही एस्टिमेशन में जैसे कंक्रीट हो गया, ब्रिक्स हो गया, अर्थ वर्क हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्या। जैसे आपको बोला कि यार कितनी मिट्टी खुदाई करनी है, आप गए, आप मेजर करके आ गए कि यार 2 सेंटीमीटर खुदाई करनी है, वो बोलेगा 2 सेंटीमीटर नहीं, मेरे को वॉल्यूम बताओ। समझ रहे हो, तो इसलिए हमें पहले ही पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है एस्टिमेशन का। ठीक है, तो इसलिए ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1200, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पार्ट वन आपका अर्थ वर्क है, ऐसे करते करते कंक्रीट का भी एक पार्ट है, ब्रिक वर्क का भी एक पार्ट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या यूनिट्स हैं और उसके पेमेंट की यूनिट्स क्या हैं, वो सब इसमें बताई हुई है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सब मैंने यहाँ पे टेबल में इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके कुछ कुछ रूल्स हैं। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट वर्क डिपेंड्स ऑन देयर नेचर, साइज एंड शेप। ठीक है, जैसे अर्थ वर्क है, अर्थ वर्क का तो आपको लेंथ भी चाहिए होगा, हाइट भी चाहिए होगा, और आपको विड्थ भी चाहिए होगी। तो क्या होगा उसका, उसका जो आपका मेजरमेंट का टेक्निक होगा क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हाइट।
तीनों चाहिए। तो अगर ये बताइए, क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको किसी कंपोनेंट का लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, तो आप बताइए उसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, बताओ। क्या हम उसके वॉल्यूम में मेजर करेंगे, एरिया में मेजर करेंगे, कि लेंथ में मेजर करेंगे? अगर हमें तीनों कंपोनेंट चाहिए उसका तो बहुत बढ़िया, ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, क्या होता है यूनिट? मीटर क्यूब। ठीक है, तो कभी भी आपको ये याद नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, आपको अगर दिमाग में है कि यार अगर मैं बनाने जा रहा हूं तो मुझे इस कंपोनेंट का क्या चाहिए, उसके हिसाब से उसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, बताओ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप पेंटिंग कर रहे हो वॉल के ऊपर, ठीक है, तो बताओ क्या चाहिए आपको? एरिया चाहिए, लेंथ चाहिए, कि वॉल्यूम चाहिए? पेंट का एरिया, बिल्कुल सही है ना। तो बस यही दिमाग लगाना है, जो भी कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का, उसका क्या चाहिए आपको, ठीक है, उसका वॉल्यूम चाहिए, उसका एरिया चाहिए, कि उसका लेंथ चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपका यूनिट आ जाएगा। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, लेंथ का एरिया लेंथ का यूनिट मीटर। बस खत्म, यही करना है आपको। और जिसमें मेजर करोगे तो पेमेंट भी तो उसी में करोगे। अगर मीटर क्यूब में मेजर करोगे तो मीटर क्यूब में पेमेंट भी करोगे। बट ऐसा 99% केसेस में यही होता है, ठीक है। बट कुछ एक आध केस होते हैं जिसमें क्या होता है, मेजर किसी में करते हो, पेमेंट किसी और यूनिट में करते हो, ठीक है। वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा नहीं, पर मैं बता के रख रहा हूँ कि 1% केसेस में कभी कभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट ऑफ पेमेंट अलग होते हैं, ठीक है, पर 99% केसेस में आपका सेम ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसिव और वॉल्यूमेट्रिक आइटम सच एज अर्थवर्क, कंक्रीट, मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, इसमें आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब चाहिए, तो उसको किस में कंप्यूट करेंगे हम? वॉल्यूम में या क्यूबिकल कंटेंट में? मतलब क्यूबिकल कंटेंट मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैसिव और वॉल्यूमेट्रिक आइटम्स ऑफ वर्क सच एज अर्थ वर्क, कॉन्क्रीट फॉर फाउंडेशन, या मेसनरी, मेसनरी मतलब आपका ब्रिक वर्क, ठीक है, या ब्रिक मेसनरी, आर मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, द मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों की मेजरमेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, शैलो और थिन सरफेस वर्क, सरफेस वर्क मतलब वाइट वॉश, प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग समझते हैं ना आप? प्लास्टरिंग क्या समझते हैं ना आप? प्लास्टरिंग जो हम पेंट से पहले जो हम प्लास्टरिंग करते हैं व्हाइट कलर की, ताकि वो पेंट अच्छे से बैठ जाए उस पर, ठीक है। प्लास्टरिंग हो गया, व्हाइट वॉश हो गया, ये सब आपका क्या होता है? आपका एरिया, एरिया पे डिपेंड करता है। थिकनेस तो है ही नहीं उसकी, बहुत कम थिक, कोई बताएगा नहीं सर पेंट की लेयर की थिकनेस तो होती है, कितनी होती है बताओ? मेजर कर पाओगे कि नहीं? अगर मेजर नहीं कर पा रहे तो कॉस्ट क्या डिसाइड करोगे उसका? ठीक है ना। तो बस किस पे करेंगे? एरिया में करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही थिन सरफेस वर्क है, थिन सरफेस वर्क, इसको याद रखना, शैलो और थिन सरफेस वर्क, बस दिमाग में लगा लो, तुम खुद ब खुद बता दोगे क्या यूनिट होगी उसकी। ठीक है, चलिए। लॉन्ग एंड थिन वर्क शैल बी टेकन इन लीनियर और रनिंग मीटर, मतलब आप समझ लो आप फेंसिंग कर रहे हो, फेंसिंग मतलब आप फेंसिंग जानते हो ना क्या होता है? आपको जैसे ये बहुत बड़ा फील्ड है तो उसके इर्द गिर्द आपको बाउंड्री लगानी है, ठीक है, फेंसिंग, ठीक है, फेंसिंग करनी है आपको इसकी, ठीक है। तो इस फेंसिंग को किस में हम करेंगे? लेंथ में करेंगे मेजर, लेंथ में। और टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं उसको? रनिंग मीटर, रनिंग यूनिट और रनिंग मीटर, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है आर एम, ठीक है। कभी कहीं आर एम लिखा हो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप कोई पाइप बिछा रहे हो, सीवर लाइन बिछा रहे हो, ठीक है, फेंसिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नॉर्मली जो पाइपलाइन वर्क होता है ना आपका, वो आपका रनिंग मीटर में ही मेजर होता है, ठीक है। अभी हम करेंगे भी क्वेश्चन, बाकी जब जॉब में जाओगे देखोगे आप, जब भी आप कोई बिल बना रहे होगे ना, उसमें देखोगे आप कि आप जो ये रेन वाटर की पाइप लगा रहे हो, वाटर सप्लाई, वाटर के पाइप लगा रहे हो, सीवेज के लाइन बिछा रहे हो, फेंसिंग की बिलिंग कर रहे हो, वो सब रनिंग मीटर में होता है आपका, ठीक है। कितना मीटर लगा उसके हिसाब से, ठीक है, ठीक है, चलिए। अब इनका मीटर क्यूब आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, रनिंग मीटर आ गया, और इनका जो कॉस्ट होता है ना, इसका कॉस्ट भी आपका एक आपका शेड्यूल रेट होता है, ठीक है। जैसे दिल्ली में यूज होता है दिल्ली शेड्यूल रेट, ठीक है, तो उसमें आपके रेट्स गिवन होते हैं कि यार इस रेट में करना है ये वाला काम। कंक्रीट का इतना मीटर क्यूब हो रहा है तो कंक्रीट का इतना मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब इतना कॉस्ट है, उसके साथ साथ कॉस्ट आ जाती है। समझ गए? एस्टिमेशन करना है तो एस्टिमेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें पता होना चाहिए किस यूनिट में हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट कितनी है उससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है, बस यही है, ठीक है, चलिए। सिंगल यूनिट्स ऑफ वर्क आर एक्सप्रेस इन नंबर्स, मतलब जैसे आपको दरवाजे लगाने हैं तो पूछोगे भाई कितने दरवाजे लगाने हैं, कितने विंडोज लगाने हैं,
तो हर दरवाजे के हिसाब से उसका कॉस्ट है, ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। दरवाजे के दरवाजे के इर्द गिर्द आप देखते हो कि लोहे का आपका बाउंड्री लगा होता है दरवाजे के आसपास, तो सारे कॉस्ट उसी में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। विंडो में भी देखोगे आप, विंडो के भी आसपास कभी कभी ग्रिल, विंडो में ग्रिल लगे होते हैं, विंडो की बाउंड्री होती है, वुडन बाउंड्री या लोहे की बाउंड्री, ठीक है, तो वो सब इंक्लूडेड होता है उस कॉस्ट में, ठीक है ना। तो सिंगल यूनिट्स ऑफ वर्क आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ठीक है। तो क्या क्या यूनिट हो गए, पहला हो गया मीटर क्यूब, फिर हो गया मीटर स्क्वायर, फिर हो गया रनिंग मीटर, फिर हो गया यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके मैं बताया, अर्थ वर्क, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, यूनिट्स ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है। क्यूएम मतलब क्यूबिक मीटर, ठीक है, कुछ नहीं है, ये क्यूबिक मीटर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी सेम है और यूनिट्स ऑफ पेमेंट भी सेम है, ठीक है। फिर आ गया कंक्रीट। कंक्रीट जनरली तो क्यूबिक मीटर में होता है, ठीक है, पर अगर आपका लीन कंक्रीट है, ठीक है, लीन कंक्रीट का क्या होता है, लीन समझ में यार आपको, बहुत थिन कंक्रीट होती है, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका थिकनेस स्पेसिफाइड होता है, मतलब समझ लीजिए आपको बोलेगा कि यार 10 सेंटीमीटर का लीन कंक्रीट हमें लगाना है टेरेस के ऊपर। कुछ नहीं होता कि अब पानी सीपेज ना हो नीचे, टेरेस पे लगाते हैं, ठीक है। लीन कंक्रीट 10 सेंटीमीटर लीन कंक्रीट, थिकनेस ऑलरेडी बता दी हमने, थिकनेस तो बता दी हमने ऑलरेडी। हमें क्या क्या चाहिए, और लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, तो बस इसको आप स्क्वायर मीटर में फिर मेजर करेंगे आप, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था जो बहुत ही थिन होते हैं तो कुछ कुछ आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। बाकी कंक्रीट में जनरली आपका किस में होता है, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट क्यूबिक मीटर में होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, स्टोन वर्क हो गया, वुड वर्क हो गया, ये बहुत सारे आपके चीजें हैं जो आपके उसमें यूज होते हैं सिविल में। तो उसके हिसाब से उसकी क्या यूनिट्स हैं और उसके पेमेंट की क्या यूनिट्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी थिन पार्ट देखिए आ गया ना, थिन, थिन आ गया तो क्या हो गया अपने आप, वो स्क्वायर मीटर, ठीक है। थिन पार्टीशन वॉल, ठीक है, थिन पार्टीशन वॉल कुछ नहीं होता, जैसे आपका, आपको दो, एक ही रूम के अंदर आपको दो डिविजन बनाने हैं, ठीक है, तो आपको थिन पार्टीशन वॉल्स चाहिए होंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, एसक्यूएम मतलब स्क्वायर मीटर, ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सीयूएम मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। एसक्यूएम मतलब स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, ठीक है। स्क्वायर मीटर मतलब एरिया, ठीक है। रनिंग मीटर मतलब मीटर, और मीटर मतलब लेंथ, लेंथ ब्रेथ जो भी है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ये है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वुड वर्क में आपके वुड वर्क्स हैं, ठीक है, तो ये सब आपके यूनिट हैं। स्टील वर्क, ठीक है, स्टील कितना सरिया लगेगा भाई, रीइंफोर्समेंट कितना चाहिए, तो स्टील आपका क्विंटल में होता है, ठीक है। क्विंटल आपका कितना होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्विंटल आप पता लगना है, क्विंटल में कितने केजी होते हैं, ठीक है, कितने केजी होते हैं क्विंटल में, आपको ये पता करना है, ठीक है, ठीक है। वैसे बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है। देखो 1000 है कि 100 है, कोई 100 बोल रहा है, कोई 1000 बोल रहा है, ठीक है। तो पता कीजिए इसको, उसका बताना मेरे को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं, ठीक है। एक टन में कितने होते हैं बताओ, एक टन में कितने केजी होते हैं क्विंटल का, नेक्स्ट क्लास में बताना मेरे को। एक टन में कितने केजी होते हैं बताओ, एक टन में, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्विंटल कितना केजी होता है मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताना मेरे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स है, आपको यूनिट्स पे आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ कुछ चीजें होंगी जो शायद आपको याद रखना पड़े, बट ज्यादातर आपको चीजें खुद ब खुद कॉमन सेंस से पता लग जाएंगी क्या यूनिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्लास्टरिंग वगैरह आपको बताया था, प्लास्टरिंग, फिनिशिंग, फ्लोरिंग क्या है, इनका थिकनेस बहुत कम है ना। फ्लोरिंग का भी अगर थिकनेस करोगे आप, सीमेंट कंक्रीट से फ्लोर बनाओगे तो उसमें थिकनेस ऑलरेडी गिवन रहती है। अब ये एक चीज बताओ मेरे को, फ्लोरिंग में, फ्लोरिंग में थिकनेस गिवन क्यों रहती है बताओ, थिकनेस गिवन क्यों है फ्लोरिंग में, ये बताओ मेरे को। अगर फ्लोर में कंक्रीट ही बिछानी है ना, अगर फ्लोर में कंक्रीट ही बिछानी है, और कंक्रीट को अभी तक हम क्यूबिक मीटर में कर रहे थे मेजर, तो जब फ्लोर में हम कंक्रीट बिछाने लग गए तो वहां पर थिकनेस मेंशन्ड क्यों है,
वहां पर तो बोलते थे कि कंक्रीट बिछा देना बस, थिकनेस का हमें नहीं करना कुछ, बस बिछा दो। उसमें गिवन क्यों है थिकनेस? देखो देखो, क्यों थिकनेस गिवन होती है? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो देखो देखो, बताता हूँ मैं आपको। थिकनेस इसलिए गिवन रहती है क्योंकि फ्लोर तो समतल चाहिए ना हमें, फ्लोर तो इवन चाहिए ना फ्लोर हमें। हमें हमेशा 25 mm का ही तो हाइट चाहिए हर जगह। आप फ्लो आपके घर पे बैठे हो, आप कहीं पर आपकी थिकनेस फ्लोर की है 50 mm, कहीं आपकी फ्लोर की थिकनेस है 25 mm, तो समतल समतल रहेगा क्या? क्या वो इवन रहेगा? सरफेस नहीं रहेगा ना। तो जहां पर भी हमें इवन सरफेस चाहिए होता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस, बिल्कुल लेवल सरफेस चाहिए होता है, स्मूथ तो नहीं, बिल्कुल जहां भी लेवल सरफेस चाहिए होता है, वहां पर जनरली आपका थिकनेस मेंशन रहती है ऑलरेडी। ठीक है, तो जहां भी थिकनेस मेंशन रहती है, तो वहां पे थिकनेस का डायमेंशन चला गया, तो बचा क्या? लेंथ और विड्थ। तो किस में करेंगे मेजर उसको? स्क्वायर मीटर में। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, कॉस्टिंग में ज्यादा आ सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो हिमांशु, क्योंकि हम अगर 25 mm का पता नहीं, 30 25 है, 30 mm का बन गया, तो तब कॉस्टिंग में ज्यादा आ सकती है। ठीक है, वरना ज्यादातर यही एक रीजन होता है कि हम ऑलरेडी बताते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल छत पे भी आप लीन कंक्रीट डलवाते हो, तो उसमें भी यही होता है। छत भी तो आपको प्लेन चाहिए ना, बिल्कुल। ठीक है ना, आपको पहाड़ तो बनाने नहीं है ना, प्लेन चाहिए बिल्कुल। तो अगर प्लेन चाहिए तो आपको थिकनेस पहले बतानी पड़ेगी, भाई इतने थिकनेस की चाहिए मेरे को हर जगह। हर जगह 25 mm 30 mm, हर जगह इतना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, रेन वाटर पाइप या प्लेन पाइप, जहां भी पाइप बिछाओगे ना, याद रखना, सीवर पाइप हो, रेन वाटर पाइप हो, वाटर सप्लाई पाइप हो, वेस्ट पाइप हो, सॉइल पाइप हो, कोई भी पाइप हो, उसका हमेशा मेजरमेंट रनिंग मीटर में होता है। आरएम मतलब रनिंग मीटर, रनिंग मीटर का यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, और को उसका पेमेंट कैसे करेंगे? पर रनिंग मीटर। हाँ आर्या, अनुज, आप क्या पूछ रहे हो? ईच पर ईच मतलब क्या बोल रहे हो आप? ईच रनिंग मीटर, हाँ बिल्कुल सही, ईच रनिंग मीटर ही होता है। ईच स्क्वायर मीटर पर रनिंग मीटर पर मीटर क्यूब, इसी में करते हैं हम। ठीक है, ईच मतलब वही बारी बारी से करते हैं। जैसे अगर आप 2 मीटर का भी पाइप बिछा दी, तो पहले मीटर का आप पैसे दें, यूनिट। हाँ बिल्कुल, ईच पर ईच होता है। देखिए, आयरन कैसे मेजर करेंगे आपको फील्ड में, आपको जब फील्ड विजिट कराई जाएगी ना आपको, तो समझाया जाएगा आपको। ठीक है, वैसे तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें बोल दे कि पाइप बिछा दी हमने, ठीक है, तो पाइप का सेक्शन जो होता है ना, जैसे सीवर पाइप बिछा दी आपने, ठीक है, तो आपको जब सर्वेइंग करने जाओगे आप, वहां पे आपको सही में टेप लेके मेजर करना पड़ेगा कितना रनिंग मीटर की पाइप बिछी है। समझ रहे हो? ठीक है, और यहाँ पे जो आप ईच पर ईच जो आप बोल रहे हो, ग्लास पैनल्स या आपका डोर्स, तो हर एक डोर के हिसाब से पैसा होगा। अगर 5 डोर लगाए हैं आपने, तो इस डोर का पैसा कितना है, दूसरे डोर का पैसा कितना है। ठीक है, ईच पर ईच। अच्छा, इसके बारे में पूछ रहे थे आप, ठीक है, तो भाई ये आपको ईच हर एक डोर के हिसाब से पैसा होगा। ठीक है, समझ गए? ईच पर ईच, भाई ये इसका मतलब। और कुछ कोई वो नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो कोई अगर डाउट है यूनिट्स के हिसाब से, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फिर। तो अभी ये क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, हमने कैसे पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, मतलब एस्टिमेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं, और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट लगती है उसमें। ठीक है, प्लान चाहिए हमें, ड्राइंग चाहिए हमें, है ना, तो उन सब के रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इस क्लास की रिकॉर्ड तो हो ही रही थी, क्लास क्लास रिकॉर्ड हो रही थी, बिल्कुल सूरज, चिंता मत कीजिए। बस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, देखिए, क्योंकि अगर दरवाजा सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम दरवाजा आपने हर जगह लगाया हुआ है, तो कुछ नहीं करना आपको। 5 दरवाजे हैं, 80 रुपये की, एक दरवाजा, 400 रुपये आ गए। बट अगर दरवाजे की भी साइज डिफरेंट है, दरवाजे की स्टाइल भी डिफरेंट है, समझ रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको हर एक दरवाजे का अलग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और रिकॉर्डिंग हो ही रही है। ठीक है, अगर कभी भी रिकॉर्डिंग भूल जाता हूँ मैं क्लास में, तो मेरे को याद दिला दीजिए करिए। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पता लगाना है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, आप अगर पार्टिसिपेंट्स पे जाएंगे, तो पार्टिसिपेंट्स में जहां मेरा नाम लिखा है, वहां पर आपको दिखेगा कि उसके सामने एक रेड कलर की डॉट होगी। ठीक है ना, जो ये बताता है कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, रेड कलर की डॉट, ऐसे रेड कलर की डॉट होगी। ठीक है, तो बताता है क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गूगल क्लास में भेज देंगे उसको।
ठीक है, चलो फिर क्लास को एंड करते हैं। फिर हम फ्राइडे को मिलेंगे, ठीक है, फ्राइडे को भी मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे ही मिलेंगे, सुबह सुबह। ठीक है, सुबह सुबह क्लास करेंगे ये वाला। ठीक है, चलिए फिर। ओके, बाय बाय।